94 प्रश्न है कि किसी संस्थान का विद्युत बिल आंशिक रूप से नियत तथा आंशिक रूप से इकाई के खर्च पर निर्भर करता है। महीने में 540 रुपये खर्च होने पर बिल 1800 रुपये हुआ। दूसरे महीने 620 इकाई खर्च होने पर बिल 2040 रुपये हुआ। यदि किसी अन्य महीने 500 इकाई का खर्च हुआ तो उस महीने का बिल क्या होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि दो तरह का बिल आ रहा है। जैसे कहने का मतलब कि एक बार जब बिल होता है, कई बार से होता है ना कि कुछ रुपए तक फिक्स रहता है कि भाई हमको इतना रुपए ही देना होगा। क्लियर है इतना। तो हमको जैसे मान लेते हैं कि x रुपए तो इतना सबको देना ही है, चाहे बिल कितना भी है इतना रुपए देना होगा, और बाकी जो खर्च होगा वो आपके कितना यूनिट जल रहा है उसके हिसाब से खर्च होता है। ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो आंशिक रूप से नियत है मतलब x रुपया जो नियत है, जो हर एक संस्थान को देना है कि भाई x रुपया आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। और बाकी जो जितना इकाई जलाएंगे मान लो y रुपये प्रति इकाई के दर से, प्रति यूनिट के दर से दिया जाएगा। मतलब पहला जो कंडीशन है, ठीक है, किसी महीने में 540 इकाई का खर्च हुआ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए x रुपये तो उसको देना ही होगा। अब मैंने बोला कि एक्स्ट्रा जो खर्च देना पड़ रहा है प्रति इकाई वो y रुपया है, तो 540 इकाई खर्च हुआ ना भाई, तो 540 इकाई और एक इकाई का खर्च हम कितना ले रहे हैं y, तो x प्लस 540y, ये जो हमारा टोटल पैसा बना कितना 1800 रुपया बना। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ये x जो है हर किसी को देना है, कंफर्म है। बाकी 540 इकाई जला तो एक इकाई का खर्च y रुपये है, तो 540 इकाई का खर्च 540y होगा। मतलब x प्लस 540y ये दोनों को मिला के 1800 रुपया जो है बिल आएगा पहला महीना में जो दिया है। ठीक है। दूसरे महीने में गए तो 620 रुपया का खर्च हुआ। ठीक है। तो x रुपया तो दूसरे महीने में भी देना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे 620 इकाई खर्च हुआ तो 620 इंटू y, ये सबको मिला के हमको 2040 रुपया देना पड़ा। मतलब यहाँ पे दो समीकरण बन गया। इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल देंगे तो जो 500 इकाई जो खर्च हो रहा है उसका हम बिल निकाल पाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको घटा देते हैं। तो ये वाले पार्ट को घटाए, इसको घटाए और इसको घटाते हैं। तो x में x घटाएंगे तो ये कट जाएगा। 620y में से 540y अगर आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 80y। ठीक है। एक्चुअली में बड़ा में छोटे में बड़ा घटाएंगे तो माइनस का 80y आएगा। ठीक है, लिख ही देते हैं। फिर 1800 में 2040 को अगर आप घटाएंगे तो मिलेगा माइनस का 240। तो यह माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 80 तिया 240, y हो गया 3 रुपया। मतलब प्रति इकाई कितना चार्ज लिया जा रहा है, y रुपया लिया जा रहा है, मतलब 3 रुपया लिया जा रहा है। ठीक है। लेकिन नियत कितना पैसा सबको देना है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं x का वैल्यू रख के। तो रख देते हैं भाई x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, तो x जो मिल जाएगा हमको, x बराबर ये 1800 तो रहेगा ही पहले से, माइनस ये उधर ले जाके माइनस कर रहे हैं ना, 540 गुना 3 मतलब हो जाएगा 1800 माइनस 1620। ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू हमको मिल जाएगा 180 रुपया। मतलब ये 180 रुपया ऐसा पैसा है कि ये सबको नियत रूप से देना ही है, चाहे आप कितना भी बिल यूज़ करें। तो ये कंफर्म है। अब मिल गया 500 रुपया, 500 इकाई खर्च हुआ है, तो एक इकाई का है 3 रुपया, तो 500 इकाई का कितना हो गया, 500 तिया 1500, 1500 रुपये ये देना है और 180 रुपये जो फिक्स है वो देना है। तो 1500 और 180 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 1680 रुपया। ये 1680 रुपया जो है 500 इकाई खर्च होने पर होगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो चलिए अब 95 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट जरूर करें। ठीक है। ये वीडियो जो है सुबह 7 बजे लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ठीक है। एक्चुअली मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव तो नहीं है, बट प्रीमायर जरूर होगा। ठीक है। चलिए अब 95 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन है कि एक वस्तु x का भाव प्रति वर्ष 40 पैसे बढ़ता है। ठीक है। 40 पैसे प्रति वर्ष बढ़ता है। चलिए देखते हैं। एक वस्तु x का भाव प्रति वर्ष 40 पैसे बढ़ जाता है।
जबकि वस्तु y का भाव प्रति वर्ष 15 पैसे से बढ़ता है। यदि वर्ष 2001 में वस्तु x का भाव 4.20 रुपये था तथा वस्तु y का भाव 6.30 रुपये था, तो किस वर्ष वस्तु x का भाव y से 40 पैसे अधिक हो जाएगा? हमको बताना है, क्योंकि हर साल दोनों का बढ़ रहा है और x जो है ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है। देखिए 40 पैसे प्रति वर्ष बढ़ रहा है और y जो है मात्र 15 पैसे प्रति वर्ष से बढ़ रहा है। मतलब एक ना एक ऐसा समय आएगा कि जब x का कीमत y से अधिक हो जाएगा। लेकिन कितना अधिक? 40 पैसे अधिक कब होगा, हमको ये बताना है। कितने वर्ष के बाद जो x है उसका कीमत y से 40 पैसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए पहले बात, पूरा क्वेश्चन पैसे में है तो ये रुपए को हम पैसे में बदल देते हैं। x का 2001 की बात हो रहा है ना, 2001 में x का कीमत कितना है? 4.20 रुपये। तो पैसे में बदलेंगे तो 420 पैसा हो जाएगा। इसी तरह y जो है उसका कीमत 6.30 रुपये है, तो ये 630 पैसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ। अब देखिए प्रति वर्ष कितने वर्ष के बाद 40 पैसे अधिक हो जाएगा, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि m वर्ष के बाद 40 पैसा अधिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब m वर्ष के बाद पहले x का पैसा निकालते हैं। x का कीमत m वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? ठीक है, m वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? तो x का वर्तमान वाला पैसा तो होगा ही कितना? 420 पैसा, ये तो रहेगा ही। ठीक है, m वर्ष के बाद बोला है तो प्रति वर्ष कितना पैसा x का बढ़ रहा है? 40 पैसा। तो m वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? तो 40 इंटू m। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब x का m वर्ष के बाद जो कुल भाव हो जाएगा 420 पैसे प्लस 40 m पैसे। इसी तरह y का m वर्ष बाद कितना भाव हो जाएगा भाई? तो y का शुरुआत में जो 630 था ये तो रहेगा ही, क्लियर है, प्लस प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा है? 15 पैसे ही बढ़ रहे हैं। तो m वर्ष में कितना बढ़ेंगे? 15 इंटू m, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये y का m वर्ष के बाद का पैसा ये है, x का m वर्ष के बाद का पैसा ये है। इन दोनों का अंतर कितने का होगा? 40 पैसा, क्योंकि जो x है, x का जो m वर्ष के बाद का पैसा है y से 40 पैसा अधिक हो गया। मतलब इन दोनों का अंतर जो है 40 पैसे के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको अब हम ऐसे लिख देते हैं 600 ये 400 घटा के हम लिखेंगे ना, 420 प्लस 40 m, ये हो गया x का m वर्ष के बाद, माइनस इसका 630 प्लस 15 m। इन दोनों का m वर्ष के बाद का पैसा है, इन दोनों का जो ये है कितना अधिक हो जा रहा है? 40 पैसा अधिक हो जा रहा है। मतलब इन दोनों का अंतर कितने का है? 40 का। तो मैं बराबर 40 कर दूंगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं बस। तो 420 प्लस 40m माइनस 630, ये देखिए ये माइनस की वजह से दोनों माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस का 15m बराबर 40। सॉल्व करते हैं इसको। तो 420 में 630 को आप घटाएंगे तो मिलेगा आपको 210, लेकिन ये बड़ा छोटा घटा रहा है तो माइनस का 210, और 40m में से 15m घटाएंगे तो प्लस का मिलेगा 25m, और राइट साइड में है 40। ठीक है, इसको उधर ले जाके घटा दीजिए, जोड़ दीजिए। 25m बराबर 40 और ये प्लस का 210 मतलब 250 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 25 दहा में 250, मतलब m कितना आया? 10 वर्ष। कहने का मतलब कि 10 वर्ष के बाद जो x है उसका कीमत y के कीमत से 40 पैसे अधिक हो जाएगा। मतलब 2001 का कीमत दिया था, 10 वर्ष बाद जाएंगे तो 2011। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 में जाके ऐसा कुछ हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 96 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 96 नंबर का प्रश्न इजी है, कोई हार्ड नहीं है, बस इसको सॉल्व करने का तरीका। एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप गुणा कर करके करें, लेकिन मैं उतना करने वाला हूँ नहीं। तरीका क्या है वो देखिएगा। पहले एक चीज़ को समझिएगा कि जो 0.06 है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? 0.01 गुणा 6। ठीक है, ये वाला। इसी तरह जो 0.47 है, 0.47, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.01 गुणा
47। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है 0.079, ठीक है, क्योंकि मैं 0.1 सबसे कॉमन लूँगा, इसलिए मैं 0.01 में तोड़ रहा हूँ। 0.01 गुणा इसको मैं लिखूँगा 7.9, ठीक है, क्योंकि 7.9 और 0.01 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 0.079 ऐसा, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि इससे मैं कॉमन लूँगा। मतलब ऊपर वाले से मैं 0.01 कॉमन ले रहा हूँ ऊपर वालों से, तो ऊपर वालों से जब 0.01 कॉमन लूँगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 0.01 जब कॉमन लेंगे तो स्क्वायर के रूप में ही कॉमन मिलेगा। और यहाँ पे जब कॉमन ले लिए 0.01 तो ये मात्र बच गया कितना, 6 का स्क्वायर। ये वाला बच गया है 47 का स्क्वायर, ठीक है, कितने का, 47 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 0.01 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये 7.9 का स्क्वायर कॉमन मिलेगा। सिमिलरली नीचे से भी अब कॉमन लेना है। नीचे से कॉमन क्या करिएगा, देखिए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट था इसलिए मैं 0.1 कॉमन लिया। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो मैं 3 ठो मतलब 0.001 कॉमन लूँगा, ठीक है, तो कॉमन लेते हैं 0.001 स्क्वायर। फिर बाकी अंदर में सब सेम टू सेम मिलेगा, 6 का स्क्वायर प्लस 47 का स्क्वायर प्लस 7.9 का स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट कट गया। अब बच गया है ऊपर में तो 0.01 का स्क्वायर है तो मैं 2 बार लिख दिया हूँ। नीचे है 0.001 का स्क्वायर तो मैं इसको भी 2 बार लिख देता हूँ। क्लियर है। अब इसको पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 लगाते हैं ना, तो इसको मैं ऐसे लगता हूँ कि अगर यहाँ से पॉइंट को हटाया तो नीचे कितना आएगा, 2 0 है तो 100 आएगा, तो ऊपर में बच गया 1, ऊपर में इसके जगह मैं लिख देता हूँ 1, ठीक, एक काम करते हैं यहीं पे लिखते हैं। इन दोनों को पॉइंट को अगर हटाया तो नीचे यहाँ पे आ जाएगा 100 × 100, इसका पॉइंट हटाया तो 100, इसका पॉइंट हटाया तो 100, इसका जब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में आएगा 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। यहाँ भी पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में भी आएगा 1000, ठीक है। बाकी ये सब 1 1 हो जाएगा तो दिक्कत है नहीं। मतलब कहने का कि ऊपर में 1000 × 1000 और नीचे में 100 × 100, इतना ही बच गया है। देखिए 2 2 4 4 0 काट दीजिए, 3 और 1 4, कितना बच गया, 100 बचा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी 100, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 97 है कुछ इस प्रकार। इसको आप इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, परंतु ये थोड़ा पॉइंट में आएगा तो कैलकुलेटिव है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। देखिए जो 3.7 है, 3.75, इसको अगर पॉइंट को आप हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, ठीक है। तो 25 चौक को 100 और 25 एक बार में और 25 25 125, 15/12, 3.75 का जो है उसको हम 15/4 लिख सकते हैं। उसी तरह जो 7.5 है इसको हम लिख सकते हैं 15/2। क्लियर है। अब यहाँ पे वैसे ही कुछ रख दीजिए, सॉल्व करते हैं। और जो 65 है 6.5 है, इस 6.5 को आप लिख सकते हो 13/2। पॉइंट हटा के फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ। तो 8 हो गया। फिर 3.75 को हम क्या लिख रहे हैं, 15/2, सॉरी 15/4, ठीक है। तो 15/4 का स्क्वायर प्लस 1, नीचे में ये है 7.5 की जगह हम क्या लिखेंगे, 15/2, तो 15/2 का स्क्वायर माइनस 6.5 को हम लिख सकते हैं 13/2। आप पॉइंट के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है और सही आंसर ही आएगा। अब 8 × 15 का स्क्वायर होता है 225 और 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस हो गया 1। नीचे में 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 13/2। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये देखिए ये तो कट रहा है, 8 दूनी 16 2 बार में। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2 और 225 मतलब 227/2। नीचे में इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ये हो जाएगा हमारा 225, ठीक है, 225 माइनस
लघुत्तम लेके करेंगे तो नीचे तो 4 ही आएगा, ये 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, ये 26 और नीचे में 4, ऐसा कुछ मिलेगा। तो 227 और नीचे का जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा बटा ये 2 है जो इसके साथ आ जाएगा। तो 225 में जब 26 को घटाएंगे तो आएगा 199। काट दीजिए, ये 2 दूनी 4, तो 227 गुणा 2 करेंगे तो 454 और नीचे में आ जाएगा 199। इसको जब आप काटेंगे तो 2.81 समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। आप सॉल्व करिए इसको अच्छे से, क्या कोई दूसरा कुछ आ रहा होगा तो आप कमेंट जरूर करें कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। बट मुझे सॉल्व करने से 2.81 समथिंग आ रहा है। चलिए अब 98 प्रश्न को देखते हैं। 98 प्रश्न जो है थोड़ा इजी ही है, बस देखने में लग रहा है कि हालांकि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पर इजी है। कैसे सॉल्व करना वो देखिए। क्वेश्चन को समझिए। एक कार के खाली पेट्रोल टंकी में X प्रकार के पेट्रोल भरा गया, ठीक है, भरा गया। अब जब वह टंकी आधी खाली हो गई, पानी पी लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो एक कार है, उसकी खाली पेट्रोल टंकी में पहले X प्रकार के पेट्रोल को पूरी तरीके से भर दिए। अब जब टंकी उसका आधी खाली हो गई तो उसमें फिर Y प्रकार का पेट्रोल भर दिया गया, ठीक है। पुनः जब आधा पेट्रोल खाली हो गया तो उसमें फिर से X प्रकार का ही पेट्रोल को भरा गया। उसके बाद फिर से जब आधी खाली हो गई तो फिर से Y प्रकार का पेट्रोल भर दिया गया। लेकिन हाँ, हर बार टंकी को पूरा भरा जा रहा है। तो अब बताना है कि जब टंकी फिर से पूरा भर गया तो X प्रकार का पेट्रोल का प्रतिशत कितना है। देखिएगा, अब इसको समझना है, कैसे समझना वो देखिए। दो तरह का पेट्रोल का बात किया जा रहा है, एक है X और दूसरा है Y प्रकार का पेट्रोल। दो तरह का पेट्रोल है। इसको कैसे समझना, कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको बस थोड़ा समझने का तरीका है। तो ये मान के चलिए कि जब खाली पेट्रोल मतलब खाली टंकी है तो उसमें X प्रकार का पहले भर रहे हैं, पूरा भर रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जब पहली बार पूरा भरा गया तो टंकी 100 लीटर का है और 100 लीटर उसमें हम भर दिए, ठीक है। कितना भर दिए? 100 लीटर हम इसमें भर दिए। Y तो भराया नहीं, क्योंकि अभी X प्रकार का ही भरा गया, तो पहली बार भरा गया। अब जब टंकी आधी खाली हो गई, ठीक है, अगला स्टेप में गए। जब टंकी आधी खाली होगी तो X वाला तो आधा तो खत्म हो गया, बचा कितना? 50 लीटर। जब आधी टंकी खाली हुई तो 50 लीटर भरा, खाली था, 50 लीटर भरा था और 50 खाली है। लेकिन अब क्या किया गया? Y प्रकार का पेट्रोल से भर दिया गया। 100 लीटर का टंकी है तो 50 लीटर हमारा X बचा था, अब हम 50 लीटर क्या भर दिए? Y को भर दिए। तो फिर से हमारा 100 लीटर, पूरा टंकी 100 हो गया। क्लियर है इतना? अब देखिए, फिर से 100 हो गया। अब बोला है कि जब पुनः आधी खाली हुई तो X प्रकार का पेट्रोल भरा गया। अब फिर से आधा खाली हो रहा है। यहाँ पूरा भर दिए थे, Y भर दिए थे तो पूरा कंप्लीट हो गया था, फिर से आधा खाली होगा। अब बताइए कि जब आधा खाली होगा फिर से, तो ये भी आधा होगा और ये भी आधा होगा ना। कि ऐसा थोड़ी होगा कि किसी एक ही तरह का पेट्रोल खत्म होगा, नहीं। इसलिए दोनों को आधा आधा करना है। तो ये आधा होगा तो ये 25 लीटर हो गया, ये आधा होगा तो ये भी 25 लीटर हो गया। लेकिन बनाना कितना है? 100 लीटर। टंकी को पूरा भरना है। तो जब पूरा टंकी को भरना है तो हमको किस तरह का भर रहे हो? यहाँ पे X प्रकार का पेट्रोल भर रहे हो, मतलब इसमें X वाला को फिर से भरना पड़ेगा। तो 50 तो है टोटल, मतलब 50 लीटर हमको X वाला भरना होगा, ठीक है। जब भर देंगे तो ये पूरा 100 लीटर हो गया ना, मतलब अब X वाला 75 लीटर और Y वाला कितना? 25 लीटर। क्लियर है इतना? अब यहाँ भी 100 हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बोला फिर से वह जब आधी खाली हुई, ठीक है, अभी आधी खाली करते हैं। ये हमारे पास कितना हो गया भाई? ये तो 75 लीटर हो गया है और ये 25 लीटर है। अब आधी खाली करेंगे तो 75 लीटर का आधा कितना होगा? 37.5 लीटर, 37.5 लीटर। और ये 25 लीटर में से भी आधा करेंगे इसको, तो आधा करेंगे तो कितना आएगा? 12.5 लीटर। मतलब देखिए 37.5 और 12.5 जोड़ेंगे तो अभी आधा टंकी हो गया, 50 लीटर का टंकी हो गया 100 में से। लेकिन अब किसको मिला रहे हो आप? अब मिला रहे हो Y वाले से भरा जा रहा है। मतलब 50 लीटर कौन सा भरेंगे? Y वाला भरेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से हमारा ये पूरा 100 लीटर हो गया। अब इसी में आपसे पूछ दिया गया है कि ये जो टंकी जब पूरा भर गया तो अब इसमें X कितना प्रतिशत है? तो देखिए X यहाँ पे भी कितना बचा है? 37.5 लीटर। टोटल कितना है?
100 लीटर इंटू 100% निकल जाएगा, 100 से 100 कट गया, 37.5% पेट्रोल जो है एक्स टाइप का है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। अगर y का प्रतिशत पूछता तो आप 100% में से इसको घटा दीजिए, तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 99 प्रश्न में बढ़ते हैं। 99 नंबर का प्रश्न है कि 2379 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटो कि 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के पश्चात उनका मिश्रधन क्रमशः समान हो जाए। ब्याज की दर हमको दिया है 5% और समय दे दिया है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। क्वेश्चन इजी है, हमारे पास 2379 रुपये है, उसको 3 भाग में बांटना है, अलग अलग भाग में। और पहला भाग को 2 वर्ष के लिए 5% की दर से, दूसरे भाग को 3 वर्ष के लिए 5% की दर से, और तीसरे भाग को 4 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज पर देना है। तो इतना में देने के बाद वो हो क्या जा रहा है, इतने इतने वर्षों के बाद मिश्रधन जो है बराबर 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 हो जा रहे हैं। बताना है कि जो पहला भाग जो है जिसको 2 वर्ष के लिए 5% की दर से दिया गया है, वह भाग कितना रुपए है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 3 भाग में हम बांटे ना, तो पहला भाग को P1, दूसरा भाग को P2 और तीसरा भाग को हम P3 कर देते हैं। ठीक है, P1, P2, P3 3 भाग में हम बांट दिए, क्योंकि तीनों भाग जो बांटे हैं इन तीनों को जोड़ के कितना मिलेगा हमको, 2379 रुपये। इसी को तो हम 3 भाग में बांटे हैं ना। ठीक है, अब एक चीज़ को समझिए कि जो मिश्रधन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है, और जो साधारण ब्याज होता है उसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसको अगर फॉर्मूला बनाया जाए तो, क्योंकि तीनों के लिए, तीनों वर्षों के लिए, तीनों मूलधन के लिए मिश्रधन समान हो जा रहा है ना, तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बना रहा हूँ। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज क्या है, P इंटू R इंटू T बटा 100। यही है, बिल्कुल यही है। अब इसी तरह से तीनों केस के लिए जो मिश्रधन होगा वो तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ, पहला मूलधन कितना है, P1 प्लस, मिश्रधन निकाल रहा हूँ ना, क्योंकि मिश्रधन का फॉर्मूला ये है, याद रखिएगा। तो P1 इंटू पहले मूलधन के लिए, तो पहले के मूलधन के लिए ब्याज कितना होगा, P1 इंटू दर कितना है 5, समय कितना है पहले के लिए 2 बटा 100। ये मिश्रधन हो गया पहले वाले पार्ट के लिए। दूसरे पार्ट के लिए मूलधन P2 प्लस ब्याज PT इंटू दर है 5, समय हो जाएगा यहाँ पे 3 वर्ष बटा में 100। तीसरा वर्ष का जो मिश्रधन होगा उसका होगा P3, ये बराबर ना। ठीक है, ये तीनों बराबर में ही आ रहा है, स्पेस कम है इसलिए मैं इसे लिख रहा हूँ, P3 प्लस P3 इंटू दर 5 का ही है, समय हो गया 4 और बटा में 100। ये तीनों के तीनों मिश्रधन बराबर हो गए। ठीक है, मिश्रधन का फॉर्मूला ये है। तो क्वेश्चन में ही बोला है ना, तीनों मिश्रधन क्या हो, समान हो जा रहा है। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। कैसे, देखिए 5 दूनी 10, 10 10 में 100, ये 10 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 5, ये 20 बार में कट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 5 चौको 20, 20 पंचे 100, 5 बार में कट जाएगा। मतलब हमारे पास जो यहाँ पे मिश्रधनों का अनुपात मिल रहा है, क्या मिलेगा, 10, यहाँ पे कितना P बटा 10 है, तो ये 10 P1 प्लस P1, 11 P1 हो जाएगा। ठीक है, 11 P1 बटा 10 बराबर, इसमें गए तो 20 P2 प्लस 3 P2, मतलब 23 P2 बराबर बटा 20 बराबर, तीसरे में गए तो 5 P3 प्लस 1 P3, ये 6 P3 बराबर बटा में 5। ये तीनों जो है मिश्रधनों का बराबर बराबर मिश्रधन हो गया, इतना कुछ। ठीक है, अब इसको हम अनुपात निकाल लेते हैं कि P1 P2 P3 तीनों जो मूलधन है उसका अनुपात कैसे निकलेगा। तो इसको अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समझिएगा, 11 23 और 6, 11 23 और 6 का लघुत्तम निकाल के यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, या फिर गुणा करके भी आप सीधे सीधे लिखते हैं। क्योंकि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि जब आप अलग से P1 P2 P3 का वैल्यू निकालेंगे तो उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये जो लघुत्तम है वो कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम 11 23 और 6 इन तीनों का गुणा करके बराबर मान लेते हैं। ये मान रहे ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माना। क्लियर है इतना। अब यहाँ से हम अलग अलग
वैल्यू हम निकालेंगे, किसका, P1 P2 P3 का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकाला जाएगा, अच्छा इन सब का अगर आप गुणा करेंगे ना तो आपको मिलेगा 1518, ठीक है, क्या मिलेगा 1518। अब P1 निकालते हैं कैसे, अभी मैं इसको इरेज करूँगा, स्पेस कम है तो आप थोड़ा नोट डाउन करते चलें। अब P1 मैं निकालूंगा, तो P1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11P1/10 बराबर, क्योंकि ये सब के सब बराबर है तो मैं बराबर रखूँगा, 1518 के बराबर करूँगा, ठीक है। अब इतना करेंगे तो ये 11 से देखिए 1518 कटेगा ना, देखिए भाग देते हैं तो 11 से अगर आप इस 1518 को काटेंगे तो 138 बार में कट जाएगा। फिर 138 का 10 के साथ गुणा करेंगे तो P1 कितना मिलेगा हमको, P1 मिल जाएगा 1380 रुपया, रुपये नहीं है अभी, इकाई यूनिट में आया है, P1 आ गया 1380, ठीक है। इस तरह P2 निकालते हैं, P2 निकालेंगे कैसे, ये 23P2/20 बराबर 1518, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 23 से ये 1518 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो कटेगा 66 बार में, कितने बार में, 66 बार में कटेंगे। तो फिर से यहाँ जब P2 निकालेंगे तो P2 आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1320, ठीक है, इकाई, अभी रुपए नहीं आ रहा है, P1 1380, P2 1320, और इस तरह सेम प्रोसेस से अगर आप P3 निकालेंगे तो ये देखिए, ये 6 से काटेंगे 1518 को तो आपको मिल जाएगा 253, और 253 को जब आप इस वाले 5 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 1265। तो ये मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्टकट डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेंगे इसी तरह से। तो हमने P1 1380, P2 1320 और P3 1265 लाया है अभी तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमको कि प्रथम भाग क्या होगा, तो प्रथम भाग मतलब P1 निकालना है ना, तो चलिए हम निकालते हैं P1। कैसे निकालेगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो P1 निकालने के लिए आपको करना क्या होगा वो देखिएगा। तो पहले P1 कितना इकाई आया था, अच्छा हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, P1 अभी हमने लाया था, P2 भी लाया था और P3 भी लाया था। इन तीनों का अनुपात हमारा क्या क्या आया, पहले उस चीज़ को समझिए। तो P1 आया हमारा 1380, P2 आया 1320 और P3 आया 1265। ये यूनिट आया है, इकाइयों का अनुपात आया है। हमको निकालना कितना है, P1। अच्छा अब यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हो तो P1 कैसे निकालेंगे, देखिए इन तीनों को जोड़ के भी हमको पता है कि इन तीनों को जोड़ने पे 2379 मिलेगा, ठीक है। अब P1 निकालना है, तो P1 कैसे निकलेगा वो देखिएगा। P1 का ये वाला पार्ट कितना है अनुपात में, 1380, तो 1380 को ऊपर लिखिए। नीचे में क्या करना है, इन तीनों का जो योग है 1380, 1320 और 1265, इन तीनों को जोड़िए। तो इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो मिलेगा 3965, ये 1380 है, ठीक है। इन तीनों को जोड़ना है क्योंकि टोटल में, तो इसको जोड़ेंगे तो 3965। क्यों जोड़ के नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि ये टोटल को जोड़ने में, इस टोटल में P1 का कितना भाग है, इसीलिए मैं P1 को ऊपर और इन तीनों का जो टोटल उसको नीचे रख रहा हूँ। ये रेशियो आ गया कि टोटल में इसका कितना पार्ट है, लेकिन टोटल पैसा कितना है 2379, तब यहाँ पे 2379 का गुणा कर दीजिए। अब इसको काट पीट के जब सॉल्व करेंगे तो आपको P1 का वैल्यू 828 रुपये मिल जाएगा, ठीक है, आंसर। तो यहाँ पे ज़्यादा मैं कैलकुलेशन नहीं किया हूँ, आप उसको खुद कैलकुलेट करेंगे, बस मैं प्रोसीजर बता दिया हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 828 रुपया। तो ये था हमारा 99वां प्रश्न। और आज का हमारा जो इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। वह समय ज्ञात करो, वह समय वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें एक मूलधन धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगुना से भी अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन में मतलब ये है कि हम कोई मूलधन पैसा जो है लगाते हैं, ठीक है, कुछ पैसा हम लगाए तो कितने वर्ष के बाद ये पैसा जो है अपने दुगने से भी अधिक हो जाएगा, ठीक है, खुद के दुगने से अधिक हो जाएगा। मतलब मिश्रधन की बात कर रहा है ना, कि वह मिश्रधन खुद के जो मूलधन था उसके दुगने से अधिक हो जाए कितने वर्ष में। तो इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। हमारा जो दर दिया है कितना, 20% दिया है। 20% का मतलब होता है 20/100, काट देंगे तो मिलेगा 1/5, ठीक है। मतलब पहले वर्ष में, ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्या है। पहले वर्ष में क्या होगा, ये मान लो 5 मूलधन है,
ठीक है, 5 मूलधन है और ये 5 में ये 1 रुपया ब्याज मिला और ब्याज कितना हो गया 5 से 6, ठीक है। ये मूलधन था और ये हो गया मिश्रधन, ये मूलधन है और इधर हो गया मिश्रधन। तो देखिए, तो ये 5 मूलधन था और 6 मिश्रधन हो गया एक बढ़ के, तो 5 का दुगना से अधिक हुआ क्या? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए एक वर्ष में नहीं हो सकता, ठीक है। एक वर्ष में दुगना से अधिक इस रेट से कभी भी नहीं होगा। दूसरा वर्ष अगर आएगा, मान लो सेकेंड वर्ष, तो सेकेंड साल के लिए क्या करना है, क्योंकि दर बराबर ही है तो फिर से 5 से लेके 6 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसको देखिए, दूसरे वर्ष के लिए अब मूलधन कितना होगा, 5 × 5 = 25 और ये 6 × 6 = 36। 2 वर्ष के लिए ना, 2 वर्ष के लिए अब हो रहा है। 1 वर्ष बोलता तो बस ये वाला काम करते और चेक करते क्या दुगने से अधिक हो रहा है क्या, तो नहीं हो रहा है। 2 वर्ष के लिए बोले तो हमने 2 बार ऐसे लिखा, इसका गुणा किया तो 25 और ये 36, तो 25 दूनी 50, 50 से अधिक अगर ये होता तब हमारा आंसर 2 वर्ष होता। तो 2 वर्ष के लिए भी नहीं होगा दुगने से अधिक। 3 वर्ष के लिए करके देखते हैं। जो 3 वर्ष में जाएंगे तो एक बार और 5 और 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ ना, 5 और 6 का गुणा, ठीक है, 5 से 6, तो ये हो गया 5, 25 × 5 = 125 और 36 × 6 = 216। तो देखिए दुगना हुआ क्या? नहीं हुआ अभी भी, क्योंकि 125 का दुगना 250 होता है, तो 250 से छोटा है, इसलिए 3 वर्ष में भी दुगना से अधिक नहीं होगा। तो चौथा वर्ष करके देखते हैं, तो 5 और ये 6, अब गुणा करते हैं तो 125 पंचे कितना हो जाएगा, 625 और 216 छिक्का होता है 1296। अब जाके देखिए, अब देखिए ये 625 का दुगना होता है कितना, 1250, लेकिन ये कितना है 1296, 1250 से अधिक है। इसीलिए क्योंकि ये 4 वर्ष में हुआ ना, 1 2 3 और 4, 4 बार हम 5 6 लिखे ना, मतलब 4 वर्ष में जाके दुगना से अधिक हुआ। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो आपको ऐसे सॉल्व करना था। तो इस तरह हमने इस वीडियो के अंदर प्रीवियस ईयर में जो महिला पर्यवेक्षक क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने सॉल्व किया। कैसे सॉल्व करना था वो मैंने बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि क्वेश्चन बहुत हार्ड थे। देखिए थोड़ा सा लेवल ज़्यादा था, परंतु उतने भी हार्ड नहीं थे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। कैसा लगा वीडियो, क्या आप सभी को समझ में आया कि नहीं? किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम रीजनिंग के साथ आएंगे, देखेंगे कि उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अब हमारा वीडियो जो है कंटिन्यूअसली आता रहेगा आपको। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।